हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरर, त्रुटि। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, त्रुटि क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को हम लोग बोलते हैं त्रुटि। किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके मापित मान के अंतर को हम त्रुटि बोलते हैं। तो अतः हम लोग बच्चों लिख सकते हैं त्रुटि, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों त्रुटि एरर बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब बच्चों कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर ये वास्तविक मान क्या होता है और ये मापित मान क्या होता है। तो बच्चों इसको हम लोग समझते हैं ऐसे। अब बच्चों कोई ऐसा मान हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता हो बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होता है जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो बच्चों वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक मान। आपको पता है जी का मान इतना होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको कह दूं कि आप इस जी का मान एक्सपेरिमेंट करके निकालिए, तो जब आप बच्चों एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे तो इस जी का जो मान आएगा, मान लो इस जी का मान आ गया जी बराबर 9.7। तो इसको अब बच्चों जो वैज्ञानिकों ने बताया है, एक्सपेरिमेंटली निकाला, उसको प्रूव कर दिया, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक मान। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वास्तविक मान। और बच्चों जो कोई सामान्य व्यक्ति या हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मापित मान। मापित मान उसको बोलेंगे। वास्तविक वैल्यू को बच्चों हम लोग रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं। किसी लंबाई का या किसी भौतिक राशि का रियल में जो उसका माप है उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक मान। और मापने पे मान लो कुछ गलत आ गया, अलग आ रहा है कुछ, तो मापने पे जो मिलेगा उसको मापित मान बोल देंगे। इसका बच्चों कुछ और नाम है, वो भी जान जाइए आप लोग। कौन कौन से नाम आपको बच्चों इस टॉपिक में मिलने वाले हैं? तो जो देखिए, ट्रू वैल्यू को हम लोग रियल वैल्यू भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हम लोग वास्तविक वास्तविक मान। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रमाणिक मान। प्रमाणिक मान या इसी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं माध्य मान। अब ये माध्य मान कहां से आया, आगे भी हम लोग टॉपिक में ये मिलेगा। माध्य मान या औसत मान। और चीज मेजर्ड वैल्यू होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मापित मान या इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान। अब बच्चों ये त्रुटि होता है, एरर तो आप जानते हैं त्रुटि को बोलेंगे बच्चों। अब ये त्रुटि होता है इसको बच्चों हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ लोग डेल्टा बच्चों डेल इस तरीके से बना सकते हैं, डेल वाले से, कुछ लोग त्रिभुज बना के भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो आप दोनों से दिखा सकते हैं त्रुटि को। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब त्रुटि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो त्रुटि को देखिए बच्चों बांटा कैसे गया है। मुख्यतः जो बच्चों त्रुटि होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि। तो हम लोग पहले बात करेंगे बच्चों क्रमबद्ध त्रुटि का, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। अब बच्चों ये क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है?
तो बच्चों क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटियां होती हैं जिसका कारण हमें ज्ञात होता है। यानी कोई ऐसी त्रुटि जो हमें पता हो कि ये त्रुटि क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या वो हमें पता हो, और इसीलिए बच्चों हम लोग इस प्रकार की त्रुटि को कम भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे इसके त्रुटि के होने का कारण तो हमें पता होता है, इसीलिए बच्चों हम लोग इस त्रुटि को न्यूनतम किया जा सकता है, मतलब इसको कम कर सकते हैं। और फिर बच्चों ये जो क्रमबद्ध त्रुटि होता है ये या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक हो सकता है। और बच्चों क्रमबद्ध त्रुटि भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 उपकरणीय त्रुटि, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। और नंबर 2 है बच्चों वातावरणीय त्रुटि, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एनवायरमेंटल एरर्स। और नंबर 3 है प्रेक्षणात्मक त्रुटि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर्स। तो हम लोग बच्चों शुरुआत करते हैं उपकरणीय त्रुटि से। अब बच्चों ये उपकरणीय त्रुटि क्या होता है? बच्चों ऐसी त्रुटि, ये त्रुटियां किसी उपकरण की अपूर्ण आकृति या दोष युक्त बनावट या मापन उपकरण के गलत उपयोग के कारण उत्पन्न होती है। मतलब बच्चों अगर हमारे पास कोई ऐसा उपकरण है जो जिसकी आकृति सही ना हो या उसकी बनावट में कोई गलती हो, तो ऐसे अगर बच्चों उपकरण से हम लोग मापेंगे तो जाहिर सी बात है मापन गलत ही आएगा। इनको बच्चों अत्यधिक यथार्थ उपकरण का प्रयोग करके सही किया जा सकता है। मतलब बच्चों हम लोग मापन में कोई ऐसा उपकरण यूज करें जो बहुत ही अधिक शुद्ध हो, तो गलती भी कम से कम आएगा। अब बच्चों अगला जो है नंबर 2 वो आपका वातावरणीय त्रुटि। अब ये किस प्रकार का त्रुटि है बच्चों? तो बच्चों बाहरी ताप, दाब, आर्द्रता, धूल, कंपन या चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो त्रुटि होगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे वातावरणीय त्रुटि। ऐसे बच्चों अगला है आपका प्रेक्षणात्मक त्रुटि। अब ये बच्चों क्या होता है? तो इस प्रकार की त्रुटि उपकरण को अनुपयुक्त तरीके से देखने या प्रेक्षण में असावधानी रखने के कारण उत्पन्न होता है। पता लगा बच्चों आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप लोग उसमें जो उसका मेजरमेंट सही से ले ही नहीं रहे हैं या आप लोग उन उपकरणों को सही से सेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों जो त्रुटि होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रेक्षणात्मक त्रुटि। अब एग्जाम्पल के बच्चों जैसे है विस्थापनाभास के कारण होने वाली त्रुटि। तो बच्चों त्रुटि हो गया 3 प्रकार का। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है? तो बच्चों अभी मैंने बताया बच्चों कि जो त्रुटि का वर्गीकरण किया गया इसको 2 भागों में बांटा गया है। त्रुटि को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक का नाम है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरे का नाम है बच्चों यादृच्छिक त्रुटि, जिसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर्स। अब बच्चों ये यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है? तो बच्चों ये त्रुटियां अज्ञात कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं। मतलब बच्चों ये त्रुटियां ऐसी होती है जिनका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है, इसका कारण हमें ज्ञात नहीं होता है किस कारण से हो रही है। अब बच्चों जाहिर सी बात है अगर कारण ज्ञात नहीं होगा तो हम लोग इस त्रुटि को सही भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर पाएंगे इसको। अब यहां बच्चों लिखा है कारण ज्ञात नहीं होने के कारण ये त्रुटि पूर्णतः समाप्त नहीं की जा सकती। कारण ही नहीं पता तो समाप्त कैसे करेंगे बच्चों? इसको कम करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है बच्चों? इस प्रकार के त्रुटि को कम करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे।
जो भी हम माप ले रहे हैं उसको बार बार माप लेंगे वो, और उन सभी प्रेक्षणों के माध्य को मापित राशि का शुद्ध मान मान लेते हैं। मतलब बच्चों हम लोग कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा अलग अलग, उन सब वैल्यू का माध्य ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उसका माध्य, यानी कि औसत ले लेंगे बच्चों। और औसत का जो मान आएगा उसी को हम लोग सबसे शुद्ध या वास्तविक वास्तविक मान लेंगे, उसी को हम लोग बच्चों। हालांकि यह मान तो एकदम 100% तो बच्चों शुद्ध नहीं होगा, लेकिन माध्य मान जो आता है वो शुद्ध पाठ्यांक के बहुत समीप होता है। अब यहाँ बच्चों नीचे आप समझ सकते हैं देखकर। अगर बच्चों एक चीज ध्यान देना, आप किसी प्रेक्षण को जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार करेंगे, जितनी अधिक से अधिक बार करेंगे, उसका औसत लेने पर जो उसका रियल वैल्यू होगा वो उतना ही अधिक शुद्ध प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ नोट में लिखा गया देखिए, जब प्रेक्षणों की संख्या n गुनी कर दी जाए तो यादृच्छिक त्रुटि कम होकर 1/n गुनी हो जाती है। मतलब बच्चों आप प्रेक्षणों की संख्या जितना बढ़ाएंगे त्रुटि आपका उतना ही कम होगा। अब बच्चों एक और त्रुटि होता है सकल त्रुटि। अब ये क्या होता है बच्चों? तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है बच्चों, वो प्रेक्षक की यंत्र के मापन को पढ़ने में या गणना करके लिखने में असावधानी के कारण होता है। ये पता लगा बच्चों वहां मेजरमेंट में माप में कुछ और दिख रहा, हम लोगों ने गलती से कुछ और लिख दिया, या गणना करते समय हम लोगों ने कुछ गलती कर दिया, तो ऐसे में जो त्रुटि मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे सकल त्रुटि। उदाहरण के लिए बच्चों, किसी उपकरण को बिना व्यवस्थित किए पाठ्यांक लेने पर। अगला बच्चों, असावधानी से पाठ्यांक लेने पर, या बच्चों प्रेक्षण का गलत अंकन करने पर। तो ये सब तमाम बच्चों कार्य से गणना करते समय प्रेक्षण के गलत मानों को रखने पर, तो ऐसी जो त्रुटि होती है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सकल त्रुटि। और जो प्रेक्षक होता है मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी सावधानी और सतर्कता बढ़ाकर इस एक्सपेरिमेंट को करे तो वो सकल त्रुटि को कम कर सकता है आसानी से। तो ये तो हो गया बच्चों कुछ बेसिक परिभाषा। अब यहां से जो बच्चों आ रहा है वैल्यू, ये मान जो आ रहा है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जो बच्चों चल रहा था वो साधारण परिभाषा था जो एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं था, लेकिन अब जो बच्चों आप लोग पढ़ने वाले हैं ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका जो बच्चों ये टॉपिक है त्रुटि ज्ञात करने की विधियां। तो बच्चों हम लोग त्रुटि कैसे निकालेंगे, क्योंकि पेपर में जब भी आता है त्रुटि निकालने की बात करता है, ना कि परिभाषा आपसे पूछेगा वहां। तो बच्चों त्रुटि ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। अब बच्चों अगर हम पहले विधि की बात करें, केस नंबर 1 या पहला मेथड, जब आपको प्रेक्षित मान पता हो और प्रमाणिक मान पता हो, तब बच्चों हम लोग त्रुटि ज्ञात करने के लिए प्रमाणिक मान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक मान। प्रमाणिक मान को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। वास्तविक मान से प्रेक्षित मान को घटाकर त्रुटि हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों इसी पे एक सवाल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों दिया है गुरुत्वीकरण स्मॉल जी का प्रमाणिक मान 9.8 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर तथा प्रेक्षित मान 9.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में त्रुटि बताइए बच्चों। तो यहां हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण के मान में त्रुटि डेल्टा जी बराबर त्वरण का प्रमाणिक मान। तो बच्चों प्रमाणिक मान कितना है, पहले लिख देते हैं बच्चों। ये जगह प्रमाणिक मान जो कि है 9.8 माइनस हो जाएगा प्रेक्षित मान। तो प्रेक्षित मान है 9.7। अब जब इसको बच्चों घटाएंगे तो त्रुटि आ जाएगा आपका 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्रुटि हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये फार्मूला बच्चों तभी लगा पाएंगे जब आपको प्रमाणिक मान ज्ञात हो। अब बच्चों अगले तरीके पे हम लोग जाते हैं। अब बच्चों अगला तरीका क्या है, अगर हमारे पास बच्चों एक से अधिक प्रेक्षित मान ज्ञात हो लेकिन प्रमाणिक मान ज्ञात ना हो, तब कैसे त्रुटि ज्ञात करेंगे बच्चों। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में भौतिक राशि का जो मापित या जो प्रेक्षित मान है उसका हम लोग औसत ले लेंगे। उसका हम लोग बच्चों औसत ले लेंगे और औसत को ही मान लेंगे वास्तविक मान। और फिर जो पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे ये वाला त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर, इसी से बच्चों हम लोग अपना त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। मतलब बच्चों त्रुटि का फार्मूला हम लोग पहला ही यूज कर रहे हैं, बस अंतर क्या है, अगर हमें प्रमाणिक मान या वास्तविक मान ज्ञात नहीं है तो जितने भी प्रेक्षित मान हैं उन सभी का ले लेना औसत, और औसत को हम लोग मान लेंगे वास्तविक मान। इसी पे बच्चों हम लोग एक सवाल देखते हैं। अब बच्चों यहां पे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में जल का अपवर्तनांक दिया है क्रमशः 1.30, 1.31, ये बच्चों अलग अलग वैल्यू दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब पूछ रहा बच्चों माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए या प्रत्येक प्रेक्षण में त्रुटि बताइए। तो बच्चों अब ध्यान देना, क्या यहाँ पे जितना भी ये बच्चों है 1.3, 1.31, इसमें से क्या कोई भी वैल्यू प्रमाणिक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चे एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। अगर बच्चों प्रमाणिक मान पता होता तब तो हम लोग क्या करते हैं, प्रमाणिक मान माइनस प्रेक्षित मान कर देते हैं और घटा के हम लोग त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में जब प्रमाणिक मान ना दिया हो बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रेक्षित मान हैं उनका लेंगे औसत। तो यहां हो जाएगा बच्चों माध्य मान या इसी को बोलेंगे औसत मान। और औसत कैसे लेंगे बच्चों, तो औसत ज्ञात करने का फार्मूला है। फार्मूला क्या बच्चों, औसत या माध्य मान ज्ञात करने का, ये है बच्चों जितने भी प्रेक्षित मान हैं सभी प्रेक्षित मानों का योगफल बटे सभी प्रेक्षित मानों की संख्या। तो इसी से बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, सभी प्रेक्षित मानों का योगफल, तो योगफल जो है 1.30 प्लस 1.31 प्लस 1.32 प्लस 1.34 प्लस 1.33 प्लस 1.36। अब ये बच्चों कितने पद हैं ये पूरे, तो 1 2
3 4 5 6 पद हैं ये, तो हम लोग 6 से इसमें भाग कर देंगे। अब बच्चों औसत लेने पर इसका जो मान आएगा वो आएगा, तो जोड़ने पे ये पूरा आ जाएगा बच्चों 7.96/6। आप जब बच्चों भाग करेंगे तो अगर 1.326। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी प्रेक्षित मान हैं उन सभी में दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक है। तो सार्थक अंक में बच्चों आप लोगों ने फार्मूला नियम पढ़ा था कि किसी भी राशि, अगर कोई राशि बच्चों किसी योगफल से प्राप्त हो या जोड़ घटाव से प्राप्त हो, तो उसमें जो बच्चे जिस राशि में सबसे कम अंक दशमलव के बाद होते हैं उतना ही हम लोगों को लेना उचित होता है। तो यहाँ पे बच्चों 2 ही अंक दशमलव के बाद हैं, तो हम भी लोग दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक लेंगे, तो इसका मान हो जाएगा लगभग 1.3। अब बच्चों 6 को छोड़ना पड़ रहा है, तो हम लोग जब इसको छोड़ेंगे तो अगले वाले में 1 जोड़ देंगे, तो जगह 1.33। अब जो बच्चों ये माध्य मान आया है इसको हम लोग मानेंगे औसत मान, या इसी को वास्तविक मान मानेंगे। अब हमें बच्चों वास्तविक मान पता है, तो हम प्रत्येक परीक्षण में त्रुटि निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रत्येक प्रेक्षण में त्रुटि। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, पहला जो प्रेक्षण है अपवर्तनांक को हम लोग बच्चों अगर म्यू से दिखाएं तो ये पहले वाले में जो त्रुटि आएगा वो हो जाएगा डेल्टा म्यू 1। अब बच्चों प्रमाणिक मान है 1.33 और उसमें से पहला जो प्रेक्षित मान है बच्चों वो 1.30। इसको जब आप घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा बच्चों कितना, यह आ जाएगा 0.03। यहाँ बच्चों हम लोग त्रुटि का धनात्मक मान निकाल रहे हैं, ये चीज ध्यान देंगे, मार्ड लगा देते हैं। निरपेक्ष त्रुटि बच्चों क्या होता है, ये त्रुटि का धनात्मक मान ही होता है जिसको हम लोग निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। अब बच्चों अगले में हम लोग ज्ञात करते हैं, अगले प्रेक्षण में त्रुटि हो जाएगा बच्चों डेल्टा म्यू 2, दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों प्रमाणिक मान जो कि सबके लिए आ गया, छावों के लिए जितने भी बच्चों परीक्षण थे सबके लिए ये आया 1.33। तो ये हो गया 1.33 माइनस 1.31। और यहाँ बच्चों दूसरा प्रेक्षित मान घटाएंगे तो दूसरे में त्रुटि आ जाएगा कितना, 0.02। अब बच्चों हम लोग अगले में निकालते हैं इसे, तीसरे प्रेक्षण में त्रुटि, तो ये जगह डेल्टा म्यू 3 और ये आ जाएगा बच्चों प्रमाणिक मान 1.33 माइनस 1.32। तो ये घटाने बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01। इसी प्रकार बच्चों आप जब निकालेंगे चौथे परीक्षण में त्रुटि तो ये आएगा 0.1। ऐसे बच्चों जब आप निकालेंगे किसमें, पांचवें में, तो त्रुटि का मान आएगा 0। और जब छठवें प्रेक्षण में त्रुटि निकालेंगे तो बच्चों इसका मान आएगा 0.03। इसी तरीके से बच्चों आप घटा के निकाल सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो यहां बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बच्चों।
माध्य का मतलब होता औसत और निरपेक्ष त्रुटि का मतलब त्रुटि। यानी यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है जितना भी त्रुटि है उसका औसत। तो त्रुटि तो बच्चों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, अब उसका औसत निकाल लेते हैं। तो औसत आ जाएगा बच्चों, जिसको हम बोलेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो सभी त्रुटियों का औसत लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? तो यह पहला त्रुटि था 0.03 प्लस दूसरा बच्चों कितना है? ये दूसरा है दूसरा बच्चों है 0.02। तीसरा जो बच्चों माप है वो है 0.01। और चौथा जो बच्चों है, ये बच्चों गलत लिख दिया यहाँ पे, चौथा रहेगा 0.01। तो यहाँ भी 0.01 प्लस पांचवा है बच्चों 0 और छठवें में त्रुटि है 0.03। अब औसत लेना बच्चों, तो कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो टोटल 6 पद हैं, 6 से हम लोग भाग कर देंगे। अब बच्चों इसका मान आएगा सॉल्व करने पर 0.016। अब बच्चों चूंकि प्रत्येक प्रेक्षण में दशमलव के बाद केवल 2 अंक है, तो हमें भी दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक लेना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.02, क्योंकि 6 को छोड़ रहे हैं बच्चों। और ये 5 से बड़ा है तो अगले वाले संख्या में 1 जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि, या इसी को हम बोल सकते हैं बच्चों माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक बच्चों तीसरा जो पॉइंट है, अब इसमें बच्चों दिया जब केवल एक ही प्रेक्षित मान ज्ञात हो तब हम लोग कैसे त्रुटि निकालेंगे बच्चों। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? अगर पहला आप लोगों ने पढ़ा था तरीका, अगर प्रेक्षित प्रेक्षित मान और प्रमाणिक मान दोनों ज्ञात हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रमाणिक मान में से प्रेक्षित को घटा लेंगे, त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। ये पहला तरीका बच्चों बताया मैंने आप लोगों को। दूसरे तरीके में मैंने क्या बताया, अगर बच्चों एक से अधिक प्रमाणिक मान ओ प्रेक्षित मान दिया हो और प्रमाणिक मान दिया ही ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जितने भी प्रेक्षित मान हैं उसका औसत ले लेंगे और औसत को ही हम लोग क्या मानेंगे, माध्यमान को ही वास्तविक मान लेंगे हम लोग, इसी औसत वाले को माध्यमान। अब इसको वास्तविक मान के हम लोग सभी परीक्षण में त्रुटि निकाल लेंगे। अब जो तीसरा जो केस है, अगर आपको ना तो प्रमाणिक मान ज्ञात हो ना ही एक से अधिक प्रेक्षित मान दिया हो, केवल एक ही वैल्यू दे दिया जाए, तो त्रुटि ज्ञात करने का देखिए तरीका क्या होगा बच्चों। अब मान लेते बच्चों हमारे पास कोई राशि दिया है x बराबर 2.5 सेंटीमीटर, एक ही प्रेक्षित मान दिया है, तो इसमें जो बच्चों त्रुटि होगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर। अब इसका बच्चों नियम क्या है, नियम क्या है, अगर कोई राशि x है जिसके मापन में होने वाली जो अधिकतम त्रुटि है वो डेल्टा x है, तो बच्चों ये जो डेल्टा x होता है ये बराबर होता है उस यंत्र के अल्पतमांक के बराबर जिस यंत्र से उस माप को मापा गया है।
लेकिन बच्चों हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जो जिस यंत्र से मापा गया वो यंत्र कौन सा है। तो बच्चों इसके लिए आप बस इतना याद रखिए, अगर कभी आपको एक प्रेक्षित मान दिया हो और त्रुटि निकालना हो तो आप सिंपल क्या कीजिए बच्चों, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए और डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट है वहां 1 और डेसिमल और लास्ट डिजिट के बीच में जितना भी अंक है सबके लिए 0 भर दो। तो यहाँ बच्चों त्रुटि हो जाएगा इसमें 0.01। ऐसे बच्चों यहाँ इसमें त्रुटि हो जाएगा 0.01, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंकों तक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अंक पे दशमलव के बाद 1 लिखेंगे और बीच में जो अंक पड़ रहा है उसके लिए 0। ऐसे बच्चों इसमें इसमें जो त्रुटि आएगा डेल्टा एक्स वो हो जाएगा 0.001। ऐसे बच्चों 500 में, तो यहाँ तो बच्चों दशमलव है नहीं तो हम लोग यहाँ लास्ट में दशमलव मान सकते हैं, तो इसमें जो त्रुटि होगा बच्चों वो होगा 0.1। ऐसे 24 में भी जो त्रुटि होगा बच्चों डेल्टा एक्स उसका मान होगा 0.1। एक और बच्चों हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो हमें कोई वैल्यू बच्चों दिया है x बराबर 2.4609। इसमें बच्चों अगर हमें त्रुटि ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के लिए दशमलव लिखेंगे नीचे। अब दशमलव के बाद जो एकदम लास्ट वाला अंक है उसके लिए हम लोग लिखेंगे 1। अब बीच में जितना बच रहा है उन सबके लिए 0। तो कितना अंक बचा, 4 अंक, तो हम लोग यहाँ 4 0। ये हो जाएगा बच्चों इसमें त्रुटि। अब बात करते हैं चौथे तरीके का बच्चों। चौथे तरीके में क्या लिखा गया है, अगर बच्चों हमें कोई राशि कोई मान इस तरीके से दे दे x बराबर 2.5 प्लस माइनस 0.3, तो इसमें बच्चों जो प्लस माइनस के बाद लिखा गया अंक वही होता है हमारा त्रुटि। इसमें ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, त्रुटि हमको पहले से लिख के दे दिया है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों अगर हम कह दें किसी छड़ की जो लंबाई है वो है x बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, तो इसका कहने का आशय है कि जो छड़ की लंबाई है बच्चों वो 2.5 सेंटीमीटर से या तो 0.3 सेंटीमीटर कम हो सकता है या 0.3 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है। यानी जो इसकी लंबाई होगी वो होगा 2.2 या 2.8 के बीच में कुछ भी हो जाएगा। ऐसे बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लेते हैं किसी वस्तु की लंबाई दिया है 50 प्लस माइनस 1, तो इसका बच्चों कहने का मतलब होगा कि जो भी वस्तु है वो या तो 49 हो सकता है या तो 51 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी या तो एक 50 में कम होगा या तो 50 में एक ज्यादा। तो इसमें जो बच्चों त्रुटि की संभावना वो 1 की है, तो यहाँ जो ये लिखा गया वही आपका त्रुटि हो जाएगा। तो इन 4 तरीकों से बच्चों आप त्रुटि निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। ये तो त्रुटि निकालने का तरीका हो गया। अब जो देखिए कुछ और त्रुटि, जैसे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं परम त्रुटि। तो बच्चों किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे है किसी भी त्रुटि के धनात्मक मान, क्योंकि जब आप परिमाण निकालेंगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा, केवल धनात्मक मान मिलेगा। धनात्मक त्रुटि को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है या औसत निरपेक्ष त्रुटि, तो बहुत सिंपल बच्चों, जो भी निरपेक्ष त्रुटि मिलेगा उसका औसत ले लो, सभी निरपेक्ष त्रुटि का
औसत लेने पर औसत निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने इसको लगाया भी है। अब अगला जो है वो है बच्चों आपेक्षिक या सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो देखिए बच्चों, अगर हमें किसी राशि का त्रुटि पता हो और उस राशि में हम उसके वास्तविक मान से अगर भाग दे दें तो जो राशि प्राप्त होगा उसको बच्चों हम बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है बच्चों? अगर हम किसी राशि के त्रुटि में उसके वास्तविक मान से भाग कर दें तो जो संख्या मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सापेक्ष त्रुटि। अब बच्चों कई बार क्या होता है, हमें त्रुटि के बदले औसत त्रुटि पता होता है। तो जब बच्चों औसत त्रुटि पता होगा तो हम लोग नीचे क्या रखेंगे? वहां औसत मान यानी कि माध्य मान रखेंगे भाग करने के लिए नीचे। अब बच्चों अगर ऐसा हो, हमें त्रुटि पता हो, त्रुटि डेल्टा एक्स पता हो और प्रमाणिक मान या माध्य मान ज्ञात ही ना हो, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हम लोग प्रेक्षित मान से भाग दे के काम चला सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, त्रुटि में प्रेक्षित मान से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि। अब अच्छा, अगर सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगा हमें। यानी सापेक्ष त्रुटि निकालो, उसके अगर उसमें 100 से गुणा कर दो तो गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा? प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा बच्चों। अब बच्चों एक और त्रुटि होता है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। अब बच्चों ये क्या है? तो किसी भी मापन में ली गई सभी माप की आपेक्षिक या जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि या मानक विचलन कहते हैं। मतलब से क्या करना आपको, सबसे पहले किसी भी माप की भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे हम लोग या सापेक्ष त्रुटि। सभी सापेक्ष त्रुटि का वर्ग कर दो, फिर उसका योग, वर्ग के बाद बच्चों क्या करेंगे, सबका योग, और जो योगफल आए उसका निकाल लो वर्गमूल, उसका वर्गमूल निकाल लो। तो जो बच्चों जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे वर्ग माध्य मूल त्रुटि। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे रिलेटेड। यदि गुरुत्वीकरण स्मॉल जी का प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है और प्रेक्षित मान दिया है 9.7, तो जी के मान में निरपेक्ष त्रुटि पूछ रहा बच्चों, तो निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा? सबसे पहले यही निकाल देते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा जी। प्रमाणिक मान, तो बच्चों प्रमाणिक मान है 9.8 माइनस प्रेक्षित मान 9.7, तो ये बच्चों आ जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगला बच्चों पूछा है सापेक्ष त्रुटि, तो बहुत ही सिंपल बच्चों, सापेक्ष त्रुटि के लिए हम लोग क्या करेंगे? सापेक्ष त्रुटि के लिए उस राशि की त्रुटि यानी कि डेल्टा जी में इसके प्रमाणिक मान से भाग कर देंगे। त्रुटि में इसके वास्तविक मान
या प्रमाणिक मान। भाग कर देंगे तो भाग करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 0.1/9.8। और ये भाग देने पे आएगा 0.0102। अगला बच्चों पूछा प्रतिशत त्रुटि, तो बहुत ही आसान, इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। जब प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो सापेक्ष त्रुटि गुणे 100 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 0.0102 गुणे 100। तो ये बच्चों कितना हो गया, 1.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। तो अगला टॉपिक है स्टूडेंट त्रुटियों का संयोजन। अब त्रुटियों का संयोजन बच्चों, अब योग में त्रुटि का संयोजन हम लोग कैसे करते हैं, तो बच्चों इसको हम लोग समझते हैं। अगर मान लेते हैं बच्चों हमारे पास कोई एक भौतिक राशि है z, जो किन्हीं दो अन्य राशि a तथा b के योग से प्राप्त हो रहा है। हमारे पास कोई एक भौतिक राशि है z, जो a तथा b के योग से प्राप्त हो रहा है बच्चों, और यदि z का जो मान है वो त्रुटि के सीमा के अंतर्गत हम लोग मान लेते हैं वो z प्लस माइनस डेल्टा z, जहां पे डेल्टा z है z में त्रुटि, और a का जो मान है बच्चों वो है a प्लस माइनस डेल्टा a, तथा b का मान है बच्चों b प्लस माइनस डेल्टा b। ये z का मान हो गया बच्चों त्रुटि के सीमा के अंतर्गत, और ये b का मान हो गया। अब बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा z बराबर a प्लस b, ए और बी को साथ ले रहे हैं बच्चों हम लोग, और त्रुटि को एक साथ दोनों का त्रुटि, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब बच्चों ये तो कट जाएगा, क्यों, ये नहीं बच्चों, जेड और ए प्लस बी ये दोनों कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जेड बराबर है ए प्लस बी के, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहां से आ जाएगा हमारा त्रुटि डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जहां पे बच्चों डेल्टा ए और डेल्टा बी राशि ए और बी में त्रुटि है। यहाँ पर फिगर से इसको देख के समझ सकते हैं यहाँ पे इमेज में। अब यहाँ बच्चों हमने क्या माना है, माना कोई भौतिक राशि z है जो दो भौतिक राशि a व b के योग के बराबर है। तो बच्चों यहां से हम लोग लिख सकते हैं z बराबर a प्लस बी, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, हमने माना है बच्चों जो राशि a व b है उसका मापित मान है क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पे बच्चों ये जो डेल्टा a है ये a के मान में त्रुटि है, और जो डेल्टा b है वो बच्चों b के माप में त्रुटि है।
यहाँ बच्चों आगे लिखा गया जहां डेल्टा ए व डेल्टा बी क्या है, ये निरपेक्ष त्रुटि है ए व बी में। अगर बच्चों जेड के राशि में, जेड राशि जो भौतिक है उसमें अगर त्रुटि डेल्टा जेड हो तो हम लोग बच्चों लिख सकते हैं, जेड की जगह पे लिख सकते हैं ये, जेड की जगह पे लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए की जगह लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की जगह पे ये लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ए को और इस बी को एक साथ ले लिया हम लोगों ने, तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया हमारा, जेड को तो हमने ऐसा रहने दिया, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया ए प्लस बी, और दोनों का जो त्रुटि था उसको हमने एक तरफ लिख लिया। अब बच्चों ये जो ए प्लस बी है समीकरण एक से जेड के बराबर है, ये जो बच्चों ए प्लस बी है समीकरण एक से आप देख सकते हैं कि जेड बराबर है ए प्लस बी, तो यहां इस ए प्लस बी की जगह पे हम लोग जेड रख देंगे। अब बच्चों ये जो जेड है वो इस वाले जेड से कैंसिल हो जाएगा इस साइड से, तो यहां बचेगा हमारा डेल्टा जेड जो कि है राशि जेड में त्रुटि, इसका जो मान आ रहा है बच्चों वो राशि ए में त्रुटि प्लस राशि बी में त्रुटि, यानी इन दोनों त्रुटियों में जो योग, इन दोनों राशियों में जो त्रुटि है उसके योग के बराबर आ रहा है। अब यहाँ बच्चों अगर हमें जेड के मान में अधिकतम त्रुटि निकालना हो तो वो हो जाएगा राशि ए में त्रुटि प्लस राशि बी में त्रुटि। अब बच्चों यहाँ आपको याद करना है ये लास्ट वाला फार्मूला, ये फार्मूला याद करना है। इसी तरीके से बच्चों ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई एक राशि ऐसा हो जो तीन राशियों के योग से प्राप्त हो, जैसे कोई राशि है जेड और जेड बराबर हो ए प्लस बी प्लस सी, तो बच्चों जेड के माप में जो त्रुटि होगा डेल्टा जेड, ये डेल्टा जेड बराबर होगा ए के मान में त्रुटि डेल्टा ए प्लस बी के मान में त्रुटि डेल्टा बी प्लस सी के मान में त्रुटि डेल्टा सी। इसी तरीके से बच्चों अगर चार राशि होगा तो हो जाएगा प्लस डेल्टा डी, चौथा राशि से बढ़ा लेंगे हम लोग। तो ये बच्चों है योग में त्रुटि का फार्मूला, अगर कोई राशि योग से प्राप्त हो रहा हो। सेम ऐसे ही बच्चों अगर कोई राशि जोड़ से प्राप्त हो रहा हो, कोई भी भौतिक, वो जोड़ से नहीं अंतर से, अगर कोई बच्चों भौतिक राशि जेड किन्हीं दो राशियों के अंतर से प्राप्त हो रहा हो तो हम लोग वहां बच्चों लिख सकते हैं जेड बराबर ए माइनस बी। अब बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पिछले की तरीके से तो सेम बच्चों यहाँ पे जो अधिकतम त्रुटि आएगा वो भी आएगा डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जहां पे ए और बी क्या है, वो ए और बी के, ए और बी के मान में जो त्रुटि है वो है डेल्टा ए और डेल्टा बी बच्चों। यानी यहाँ पे भले राशि ए और बी माइनस हो रहा है लेकिन उसमें जो त्रुटि मिल रहा है वो हमेशा हम लोग जोड़ के ही बताएंगे, और इसको आप लोग वैसे भी समझ जाइए, त्रुटियां हमेशा जोड़ी जाती हैं, जो त्रुटि होती है वो हमेशा जुड़ती है। त्रुटि बच्चों हमेशा जोड़ी जाती है, जोड़कर बताया जाएगा इसे। चाहे वो भौतिक राशि जोड़ से प्राप्त हो चाहे वो घटाव से प्राप्त हो, त्रुटि हमेशा जोड़ के ही हम लोग बताएंगे बच्चों। अब बच्चों हम लोग अगला देखते हैं, ये तो बच्चों कॉमन चीज था, एक चीज करते हैं हम लोग इसी पे कुछ सवाल देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिया है दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर है तथा 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर है, तो छड़ों की कुल लंबाई तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ आप लोग पता प्लस माइनस के बाद जो लिखा ये है आपका त्रुटि, ऐसे इस राशि में ये है त्रुटि 0.1। तो पहला चीज तो बच्चों पूछा छड़ों की कुल लंबाई, तो बच्चों जो कुल लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा L बराबर L1 प्लस L2, तो L1 का मान है 20 प्लस L2 का मान है 12,
यह आ जाएगा बच्चों 32 मीटर। और त्रुटि बच्चों कितना आ जाएगा इसका, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल हो जाएगा पहली राशि में त्रुटि 0.2 प्लस दूसरी वाले में त्रुटि 0.1 और यह आ जाएगा जुड़कर 0.3 मीटर। तो जब इस लंबाई को बच्चों हम लोग त्रुटि के सीमा के अंतर्गत लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस माइनस डेल्टा एल के रूप में, और इसका मान होगा बच्चों 32 प्लस माइनस 0.3 मीटर। इसी तरीके से बच्चों जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो अंतर हो जाएगा बच्चों, ये तो था कुल लंबाई, अब अंतर जब निकालेंगे दोनों छोर का तो वो हो जाएगा L बराबर L1 माइनस L2। तो यह आ जाएगा बच्चों कितना, 20 माइनस 12 यानी कि 8 मीटर। और जब इसमें त्रुटि निकालेंगे डेल्टा एल तो बच्चों भले ही यहाँ पे हम लोग दोनों राशियों का अंतर ले रहे हैं लेकिन त्रुटि तो हमेशा जोड़कर बताएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1, तो त्रुटि यहाँ भी होगा 0.3। तो यहाँ पे जब इसको त्रुटि की सीमा के अंतर्गत रखेंगे तो ये हो जाएगा इसका मान कितना, एल प्लस माइनस डेल्टा एल के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस माइनस 0.3 मीटर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है किसी तापमापी द्वारा मापे गए ताप के क्रमशः T1, मापे गए दो ताप दिया गया बच्चों। यहाँ पे पहले ताप का मान दिया है T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस और उसमें जो त्रुटि है वो है 0.5 डिग्री सेल्सियस का, यानी इसका जो ताप है वो 0.5 या तो कम हो सकता है या तो उतना ही ज्यादा। और दूसरा जो टेम्परेचर दिया बच्चों वो दिया है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5। तो पूछ रहा है इन पिंडों के तापांतर और उसमें आई त्रुटि का परिकलन कीजिए। तो बच्चों इन दोनों में जो ताप का अंतर है वो हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ताप का अंतर हो जाएगा T बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान है 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, यह जगह हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। और जब इसमें त्रुटि निकालेंगे डेल्टा टी तो बच्चों त्रुटि तो हमेशा जोड़ के ही बताएंगे, तो वो हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, ये आ जाएगा 1 जोड़ के 1.0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों अगर ये तो हमारा आंसर हो गया, इसी में बच्चों अगर हमसे कहा था सापेक्ष त्रुटि बताइए, तो सापेक्ष त्रुटि के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका माप आया है उस ऊपर तो हम लोग सापेक्ष अगर त्रुटि निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, सापेक्ष त्रुटि के लिए बच्चों ऊपर हम लोग रखेंगे राशि में त्रुटि जो कि है 1 और नीचे रखेंगे उस राशि का मान, प्रेक्षित मान या औसत मान जो भी ज्ञात हो। तो हमें पता है इसका मान यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें बच्चों अगर प्रतिशत त्रुटि निकालना होता, प्रतिशत त्रुटि, तो इसी में 100 से गुणा कर देते हैं हम लोग सापेक्ष में, तो 1/30 गुणे 100 परसेंटेज त्रुटि आ जाता बच्चों यहाँ पे। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग गुणन या भागफल में त्रुटि। अगर कोई राशि दो या दो से अधिक राशियों के गुणनफल या भागफल से प्राप्त हो रहा हो तब उसमें बच्चों हम लोग कैसे त्रुटि निकालेंगे, ये अब आपके लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा आता भी यही है बच्चों। अब देखिए ऐसे चीजों को बच्चों सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूले
याद करने होंगे। देखिए कैसे। अब मान लेते हैं बच्चों हमारे पास कोई एक राशि है P और P बराबर है एक्स स्क्वायर वाई की घात -1 जेड की घात 3। अब यहाँ बच्चों ये भाग भी हो रहा है गुणा भी दोनों आ गया इसमें। अब अगर बच्चों इस प्रकार से कोई राशि है और इसमें हमें निकालना त्रुटि, तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे सापेक्ष त्रुटि। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों पहला जो फार्मूला बनेगा राशि P में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि, राशि P में अधिकतम सापेक्ष त्रुटि। तो ये जगह डेल्टा P बटे P बराबर मैक्स बच्चों यहाँ लगा देते हैं क्योंकि अधिकतम की बात हो रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब P किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो x पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर x की घात 2 है। तो ये हो जाएगा x में सापेक्ष त्रुटि गुणे 2। तो x का सापेक्ष त्रुटि हो जाएगा डेल्टा x बटे x, जहां बच्चों डेल्टा x क्या है, ये है x के मान में होने वाली त्रुटि। प्लस अब बच्चों y के मान में त्रुटि, तो y है, y की घात बच्चों एक ही है तो यहाँ तो एक ही आगे लिखेंगे। तो जगह डेल्टा y बटे y। अब बच्चों यहाँ पे हमें त्रुटि ज्ञात करना है अधिकतम, और यहाँ इसलिए हम लोग हमेशा प्लस ही बीच में रखेंगे, तो ये चीज ध्यान देना। अगला हो जाएगा जेड में त्रुटि, तो जेड में जब सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो जगह डेल्टा जेड बटे जेड। अब चूंकि जेड की घात 3 है तो यहाँ आगे 3 से गुणा कर देंगे। ये बन जाएगा फार्मूला सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का। ऐसे बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना होता तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, निरपेक्ष त्रुटि, इसके लिए बच्चों हम लोग इसी फार्मूले में P को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा डेल्टा P मैक्स अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ये बराबर आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई प्लस 3 इंटू डेल्टा जेड बटे जेड इंटू में P, क्योंकि P इधर जाके बच्चों गुणा बन जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि का। और बच्चों प्रतिशत त्रुटि का सिंपल, जो भी बच्चों ये सापेक्ष त्रुटि का फार्मूला उसी में 100 से गुणा कर दो तो भी आ जाएगा। तो बच्चों प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा P बटे P गुणे 100। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए मैक्स लगा देते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये था पहले राशि जो था बच्चों x की घात कितना था यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे है x की घात कितना 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे डेल्टा x बटे x गुणे 100 प्लस ऐसे बच्चों y में त्रुटि, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बटे y सापेक्ष त्रुटि आ गया, आप गुणे 100 कर देंगे तो इसका भी परसेंटेज निकल गया। प्लस ऐसे बच्चों z का हो जाएगा 3 गुणे डेल्टा z बटे z गुणे 100, ये z में त्रुटि आ जाएगा। तो बच्चों 3 फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूले पे जितने भी सवाल हैं त्रुटि के अधिकतम बच्चों इसी तरीके से लगेंगे, वो इसी फार्मूले पे। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। इस क्वेश्चन में बच्चों दिया है प्रतिरोध R बराबर
V बटे I है, यानी जो प्रतिरोध R है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विभवांतर पे डिपेंड कर रहा है, और धारा I की घात -1 पे। हालांकि -1 को लिखने की जरूरत नहीं, बटे में भी लिख सकते हो, V बटे I, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ V का मान दिया 100 प्लस माइनस 5 और धारा I का मान दिया 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो पूछा R के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो बच्चों R के मान में प्रतिशत त्रुटि को सिंबल में हम लोग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा R बटे R गुणे 100। ये तो हो गया प्रतिशत त्रुटि का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, ये हो गया इसका। अब बच्चों इसका जब मान निकालोगे तो अब प्रतिरोध दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो विभवांतर पे, एक धारा पे। तो पहले निकालेंगे विभवांतर का प्रतिशत त्रुटि, तो आएगा डेल्टा V बटे V गुणे 100 प्लस, अब धारा का बच्चों त्रुटि तो यह आ जाएगा डेल्टा I बटे I गुणे 100। ये आ गया धारा में प्रतिशत त्रुटि। सिंपल बच्चे यहाँ करना क्या था, जितनी भी राशियां सबका परसेंटेज त्रुटि निकाल के जोड़ देंगे। तो डेल्टा V का मान है बच्चों 5 वोल्ट, V का मान है 100 और गुणे 100 प्लस डेल्टा I का मान 0.2 बच्चों, I का मान है 10 गुणे 100। तो ये 100 से ये 100 कट गया बच्चों, एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया, तो ये आ गया 5 प्लस 2, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 7%। ये आंसर हो जाएगा। एक और बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे आधारित। इस क्वेश्चन में दिया है बच्चों, कोई एक भौतिक राशि है x जो a b c d पर निम्न प्रकार से निर्भर कर रहा है। दिया क्या है बच्चों, किस तरीके से निर्भर कर रहा है, ये दिया x बराबर है a की घात 2 b की घात 3 बटे c अंडर रूट d। अब इसमें दिया बच्चों a b और c और d, इन चारों के माप में जो त्रुटि है उसका मान दे दिया है। कितना कितना दिया है, a के माप में त्रुटि दिया है, यानी कि डेल्टा a बटे a गुणे 100, इतने का मान दिया बच्चों 2%। क्योंकि a के माप में कितनी त्रुटि होगी ये पूरा त्रुटि ही दे दिया है। ऐसे बच्चों b का दिया है डेल्टा b बटे b गुणे 100, इसका मान दिया 1%। और c के माप में त्रुटि दिया है बच्चों डेल्टा c बटे c गुणे 100, ये 3% दिया बच्चों। ऐसे d के माप में त्रुटि दिया है डेल्टा d बटे d गुणे 100, इसका मान दिया 4%। अब बच्चों यक्ष में कितना त्रुटि हो जाएगा, तो यक्ष की त्रुटि का जो फार्मूला बनेगा ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा x बटे x गुणे 100 बराबर, अब बच्चों यक्ष से डिपेंड कर रहा है a पर, तो a की घात 2, तो यहां हो जाएगा 2 गुणे डेल्टा a बटे a गुणे 100, a के मान में प्रतिशत त्रुटि प्लस, अब b पे भी डिपेंड कर रहा है तो b में परसेंटेज त्रुटि हो जाएगा 3 गुणे डेल्टा b बटे b गुणे 100 प्लस, अब बच्चों c पे भी डिपेंड कर रहा है तो c का हो जाएगा उसमें कितना, अब c की घात 1 है तो यहां हम लोग लिखेंगे 1 गुणे डेल्टा c बटे c गुणे 100 प्लस, अब d का बच्चों है अंडर रूट डी, मतलब d की घात 1 बटे 2 है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 1 बटे 2 डेल्टा d बटे d गुणे 100। अब मान रखते हैं बच्चों, तो जगह 2 गुणे, अब a के मान में त्रुटि दिया 2%, तो यहां 2 रख देंगे प्लस 3 गुणे b के माप में जो त्रुटि दिया बच्चों वो दिया है
1% तो यहाँ 1 रख देंगे, प्लस 1 गुणे सी के माप में त्रुटि 3%, प्लस 1/2 गुणे डी के माप में त्रुटि दिया 4%, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा इधर। इसको टोटल जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, यह 3 3 6 और 6 12, 12%। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। यहां दिया है द्रव्यमान दिया बच्चों, कितना द्रव्यमान का मान है 0.4 ग्राम, और उसमें जो त्रुटि है वो 0.01 ग्राम की त्रुटि है। कह रहा एक इतने द्रव्यमान का एक तार है जो कि बेलनाकार है, और बेलन की लंबाई दिया है इतना 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया है 6 प्लस माइनस 0.03। पूछ रहा है इसके घनत्व में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। बच्चे ये क्वेश्चन जेई आ चुका है 2023 में, ये क्वेश्चन जेई 2023 में आ चुका है पेपर में, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे। अब बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है घनत्व में त्रुटि, तो घनत्व का अगर फार्मूला आपको याद हो, घनत्व रो बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान यानी कि m, द्रव्यमान m बटे आयतन। तो बच्चों यहाँ तार का शेप है बेलनाकार, और बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो तो पाई आर स्क्वायर एच। एच बच्चों बेलन की ऊंचाई, लेकिन यहाँ बेलन के जगह पे एक तार है, तो तार में ऊंचाई की जगह हम लोग लंबाई एल लिखेंगे। यानी जो घनत्व बच्चों कितनी राशियों से यहाँ बन रहा है, वो राशि द्रव्यमान एम पे डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, और एल पे। तो घनत्व में जो त्रुटि आएगा बच्चों डेल्टा रो बटे रो गुणे 100, ये बराबर होगा द्रव्यमान में त्रुटि डेल्टा एम बटे एम गुणे 100 प्लस त्रिज्या में त्रुटि, तो बच्चों त्रिज्या की घात 2 है, तो यहाँ जगह 2 गुणे डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 प्लस लंबाई में त्रुटि, तो डेल्टा एल बटे एल गुणे 100। मान रखते हैं बच्चों डेल्टा एम क्या है इस फार्मूले में, द्रव्यमान में त्रुटि, तो द्रव्यमान में त्रुटि 0.01 है, और द्रव्यमान का मान है 0.4 गुणे 100 प्लस 2 गुणे डेल्टा आर का मान बच्चों, तो त्रिज्या में त्रुटि है 0.03 बटे त्रिज्या का मान 6 है गुणे 100 प्लस, अब बच्चों लंबाई का तो मान दिया कितना, त्रुटि लंबाई में दिया 0.04, और लंबाई का मान है 8 गुणे 100। अब इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 प्लस इधर बच्चों आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 2 3 6, इधर आ जाएगा 3/3 प्लस यहां बच्चों आ जाएगा हमारा 4/8। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये तो कट के 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1/2, तो इधर सॉल्व करने पे आ जाएगा इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 10/4 लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस 1/2। अब 10/4 पूछा, जो 4 से आप भाग करेंगे 10 में कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 प्लस 1 प्लस 1/2। इसको जब बच्चों आप ऐड करेंगे तो इसका मान आएगा 4%। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।